Hi friends, welcome to GS with समृद्धि एजुकेशन। GS with समृद्धि एजुकेशन में आप सबों का पुनः स्वागत है। Today we are going to start new topic of constitutional development of India and that was Charter Act of 1853। जी हाँ दोस्तों, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 1853 का चार्टर एक्ट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चार्टर ऑफ 1833 1833 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था वो 20 इयर्स के लिए रिन्यू किया गया था, है ना। और बहुत सारे प्रोविजंस प्रावधान बताया गया था जो आप पिछली प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। आज जो आप लोगों के बीच में एक्ट को लेकर आया हूं वह है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 1853 का चार्टर एक्ट। आइए देखते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया है। तो पहला है टू रिन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर। यह एक्ट जो चार्टर एक्ट 1853 जो है, इसमें भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया गया है, लेकिन अंतर यह है कि वहां पे चार्टर एक्ट 1813 और 1833 में 20-20 सालों के लिए 20 इयर्स के लिए रिन्यू किया गया था और यहाँ पे आपका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। यहाँ पे भी चार्टर एक्ट को रिन्यू किया गया लेकिन कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं दिया गया। और ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के, जो वो आपका लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चार्टर एक्ट 1853 लाया गया। यानी चार्टर एक्ट 1853 कब लाया गया? तो एट द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी, इन दैट टाइम लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। आपको मैं बता दूं कि पहले जो एग्जामिनेशन जो हुआ करता था वो इंग्लैंड में हुआ करता था और उसमें इंग्लैंड के अभ्यर्थी ही, ब्रिटेन के अभ्यर्थी ही, ब्रिटिश अभ्यर्थी ही एग्जामिनेशन में अपेयर होते थे। लेकिन यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति करने के लिए एग्जामिनेशन की प्रोसेस को लाया गया, प्रक्रिया को लाया गया। नेक्स्ट, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल वेयर सेपरेटेड। जो गवर्नर जनरल का कार्य जो था, एक एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब जो एक्सिक्यूटिव कार्य था और लेजिस्लेटिव कार्य था पहले गवर्नर जनरल ही करता था, अब उनके कार्य को अलग अलग कर दिया गया। मतलब कार्यकारी कार्य और विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव जिसमें कानून बनाया जाता था और एक्सिक्यूटिव जो किसी काम को, उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो ये दोनों काम में सेपरेशन किया गया, दोनों काम को अलग अलग किया गया। नेक्स्ट, एज पर दिस एक्ट 6 न्यू मेंबर्स वेर एडेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। आउट ऑफ देम 4 मेंबर्स वेर अपॉइंटेड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस एक्ट के द्वारा 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया। उसमें से 4 बॉम्बे जो मेंबर्स जो थे वो प्रोविंशियल का था, जैसे बॉम्बे, मद्रास और आगरा और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा, ये 4 जगह से था 4 मेंबर। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल काउंसिल कैन टू नून एज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच एक्ट्स एज मिनी पार्लियामेंट एज ब्रिटिश। मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, गवर्नर जनरल का काउंसिल को अब सेंट्रल काउंसिल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसका नाम अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो पहले गवर्नर जनरल का काउंसिल था, उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया। और जिस तरह ब्रिटिश में पार्लियामेंट का काम करता था, ठीक वही काम यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल करता था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नर जनरल
का जो काउंसिल था उसमें 6 नए मेंबर्स को इस एक्ट के तहत जोड़ा गया, जिसमें 4 मेंबर बंगाल, मद्रास और कलकत्ता और मुंबई और आगरा, ये 4 प्रोविंस के मेंबर्स उसमें थे 6 में से। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया, जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया। और ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट की तरह काम करता था। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, इट गेव बर्थ टू इंडियन सिविल सर्विसेज एंड वाज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियन दिस इंडियन सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको मैंने बताया था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को इसी एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया और इंडियन सिविल सर्विसेज को ये उत्पन्न किया। इस एक्ट के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज की उत्पत्ति होती है और सारे लोगों के लिए इसको ओपन कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग इंडियन। अब इसमें इंडियन भी शामिल हो सकते थे, एग्जामिनेशन में बैठ सकते थे। कुल मिलाकर के तो जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया था उसको समाप्त कर दिया जाता था। पहले क्या होता है, रिकमेंडेशन के आधार पर लोगों की नियुक्ति की जाती थी, उसके जगह पे अब एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा जिसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल in the form of 4 members from the local government of Bengal, Bombay, Madras and North Western Province। मैं आपको बता दूं कि चार्टर एक्ट 1853 के आधार पर एज पर द एक्ट ऑफ चार्टर 1853 पहली बार लोकल गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को प्रस्तुत किया गया। और लोकल रिप्रेजेंटेशन जो प्रस्तुत हुआ वो कहां से हुआ, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से। तो ये आपका था चार्टर एक्ट 1858। अगर चार्टर एक्ट 1858 को समराइज करने की अगर हम लोग कोशिश करें तो चार्टर एक्ट 1858 में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो पहली बात, चार्टर एक्ट 1858 में कंपनी का जो चार्टर था उसको रिन्यू किया गया। यहाँ पे 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया, 4 मेंबर्स जो थे बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा प्रोविंस से थे। और इसका जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट की तरह काम करता था। साथ में हम लोगों ने यह भी देखा कि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की उत्पत्ति का कारण बनता है। यहाँ पे सारे लोगों के लिए एग्जामिनेशन को खुली प्रतियोगिता ओपन कर दिया जाता है जिसमें इंडियन भी शामिल हो सकते थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसको समाप्त कर दिया जाता है, रिकमेंडेशन के आधार पर लोगों को नियुक्त किया जाता था, अब वह परीक्षा के आधार पर लोगों को नियुक्त किया जाने लगा। तो ये सारी बातें हैं जो आप चार्टर एक्ट 1858 में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपका जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।